अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आपके लिए में कौमी असम्बली में जनाब काफ़ी 20-25 बिल पास करवाए गए। अब पता नहीं वो बेचारे जो कौमी असम्बली में बैठे हुए थे उनको पता भी है कि कौन कौन से बिल पास हुए हैं और इन पर क्या क्या काम करना है। अभी ये बाद में तफसील आपको बताते हैं। पाकिस्तान में जो हमारा माशरा है उस पे जो बड़े बड़े लोग वहाँ पे प्रोग्राम भी करते हैं वो भी उस माशरे के बारे में क्या कहते हैं और क्या वो ठीक कहते हैं या मैं ही अकेला ही इस बारे में प्रोग्राम करता रहता हूँ। सुनते हैं ये जनाब आफ्ताब इकबाल साहब हैं, इनके प्रोग्राम में एक सवाल उठा। सवाल भी आप सुनेंगे, जवाब भी सुनेंगे और इस पे हम बात भी करेंगे। आप पाकिस्तानियों की इखलाकी गिरावट पर तनकीद करते हैं, क्या ये कौम वाकई इतनी नासमझ है जितना आप समझते हैं? मैं इससे भी ज्यादा समझता हूँ। पाकिस्तानी कौम इंतहाई नासमझ कौम, मैं और कोई बुरा साबका लाका इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंतहाई नासमझ है। मासूम भी नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, नासमझ है। आप इसी से अंदाजा कीजिए कि हम हराम की कमाई से हलाल गोश्त तलाश करते थे। यानी जिससे भी पूछो वो कहेगा कि इस मुल्क में इस्लामी निजाम होना चाहिए। इस्लामी निजाम हमारे हर मसले का हल है। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, बड़े जज्बाती हो जाते, लड़ने मरने कट मरने पर तैयार हो जाते। सबसे बड़ी टैक्स चोर कौम यही है। यानी 20 करोड़ आबादी है और 7 लाख उसमें से टैक्स देता है। और कभी इस्लाह की कोशिश करके देख लें, कभी को समझाने की कोशिश की, पंजाबी कहते हैं मत देने की कोशिश कर दे, वो आगे से ऐसा लाजवाब कर देंगे आपको कि जनाब मेरे अकेले से क्या होता है, आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, उसको समझाओ उसको समझाओ उसको समझाओ, फिर मेरे तक आ। जब ये एक इज्तमाई सोच बन जाती है तो फिर एक खतरनाक चीज क्रिएट होती है, उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट क्या है? आप लाइन में ईंटें खड़ी कर दें वर्टिकल 4-4 इंच के फासले पर और एक तवील फहरिस्त 1 किलोमीटर तक खड़ी कर दे, हल्के से इशारे के साथ एक ईंट गिरा दे, वो दूसरी पे गिरेगी, दूसरी तीसरी पे गिरेगी, और आप देखिएगा पूरे 100 किलोमीटर भी होंगे ना, सब के सब गिरते हैं। आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट में ये लोग जाते हैं तो किस खुशू खुजू के साथ प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे होते हैं, कहीं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो हराम हो, और उस वक्त ये फरामोश कर देते हैं कि आज सारा दिन हम किस तरह से ये नेक कमाई इकट्ठी करते रहे, कितनों का हक हमने मारा, कितने झूठ हमने बोले, कितनी कस्में खाकर हमने झूठा और जाली सौदा बेचा है। आप देखिए कि कुरानदाजी होती है मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी कंपनीज में उम्रे की, तो उस कुरानदाजी में जालसाजी करते और करवाते। जाना कहाँ है? अल्लाह का। 10-10 कॉपियां डाल देते हैं अपने आईडी कार्ड और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। फिर पाकिस्तान के जुमला स्कैंडल्स में जो शोहरत दवाम हासिल कर गए वो हज स्कैंडल्स है, और एक से जायद है। यानी हज को हम वसीला फ्रॉड बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ्रॉड मत करो, ये बंदो नसाए का काम एक हद तक हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदारा अपनी फील्ड चेंज कर लो यार, मतलब वीजे में फ्रॉड कर लो, हज के कोटे में, ग्रुप्स में, वो जो मकतब बनते हैं उनमें फ्रॉड तो ना करो। आपने कभी नहीं देखा सरकारी गाड़ियों में कुर्बानी के बकरे ढोए जा रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देख रखे हैं जो जबरदस्ती रिश्वत के तौर पे बकरे लेते हैं और छीनते हैं और फिर उसकी कुर्बानी चढ़ाते हैं। तो यानी ये नासमझी नहीं तो और क्या है? बात नासमझी की हो रही है ना। बिल्कुल जी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई समझदार चोर ये हरकत करे? आप इफ्तार पार्टियां ले लें। इफ्तार पार्टी क्या है? इफ्तार, रोजा इफ्तार करवाना। ऐसा ऐसा उसमें तायुश बढ़ता जा रहा है, ऐसी ऐसी डिशें होती हैं, एक इकट्ठा कर रखा होता है चोरों और डकैतों का मजमा, और वो पैसे किसके होते हैं? करप्शन के पैसे होते हैं, चोरी के पैसे होते हैं, मेरे और आपके पैसे चोरी किए होते हैं। और क्यों की जा रही है ये? एक तो पीआर के लिए कि पब्लिक रिलेशनिंग हो रही है, नंबर 2 अल्लाह राजी होगा, जितनों को रोजा इफ्तार करवा दो, नेकियां तो लिखी जाएंगी ना। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह को इल्म नहीं है कि ये नेकी किस पैसे से होती है। अब चंद रोज पहले एक सच्चा वाक्य आपको बताऊं, हमारे एक अजीज दोस्त ने बताया कि, और इसकी सेहत पर मुझे एक रत्ती भर शक नहीं, कि एक पुलिस ऑफिसर एएसआई रिसेंटली उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली, और उससे पूछा गया कि भाई ये तुमने क्यों किया? तो कहने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं,
बेटियां भी बीमार हैं, बेटे भी बीमार हैं, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है घर में। और मुझे खौफ आता है कि आज तक मैं इन्हें रिज़्क़ हराम खिलाता रहूं, वही इनके खून में दौड़ रहा है, और जब तक इसका असर रहेगा ये बीमारी से नहीं बचेंगे। चुनांचे मैंने ये नौकरी छोड़ दी है, मैं पेंशन पे गुजारा करूंगा। मुझे बड़ों ने समझाया है कि भाई आज तक रिश्वत की, करप्शन की जो दलदल में धंसे हुए थे, उससे निजात का वाहिद तरीका है कि जो जमा पूंजी है उससे कोई मदरसा खोल लो, तो मदरसा तालीम दो लोगों को, कुरान की तालीम दो, दुनिया की तालीम दो, आखिरत की तालीम दो, शायद तुम्हारे गुनाह धुल जाए। ये तो समझ की बात है। अगर देखा जाए तो वो शख्स हिदायत याफ्ता है, क्योंकि तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और हम कौन होते हैं इस पर उंगली उठाने वाले? अगर उसने तौबा कर ली सिद्ध के दिल से, तो माफ करने वाला वो है जिसने वादा कर रखा अपनी कसम उठा के, तो तौबा करो, मैंने लाजिम कर लिया कि मैं तुम्हें माफ करूं। लेकिन बात हो रही है उन नासमझों की, उन अहमकों की, कि जो करप्शन के पैसे से जाके दाता साहब 70-70 देगे दे रहे होते हैं। वो अपने रिस्क को साफ करने का एक को खुद साख्ता तरीका है। जैसे कहते हैं ना, ज़कात तुम्हारे रिस्क को साफ करती है, कि भूले चुके बाज़ औक़ात आप कहीं को कर बैठते हैं तो ज़कात जो है सारी अगली पिछली कसरें निकाल देती है। लेकिन ये अगर आमदन किया है तो अलग बात है, सहमन जो कुछ हो गया उससे हो गया, तो उनको पाक साफ मुसफ़ा करने का तरीका ज़कात है। ये डेली गरीब का हक मारते हैं, यतीमों का हक छीनते हैं, ये वल्चर्स की तरह बेवाओं के प्लॉटों पर कब्जा करने के लिए झूठा कुरान उठाते हैं, और फिर उस मुनाफे से, उस पैसे से जाकर 100 देगे दे देते हैं। कहते हैं जनाब अल्लाह ने तो क्वांटिटी देखनी है ना, कि हमने कितने लोगों को रिस्क दिया। बड़ा दर्दनाक अंजाम है इन लोगों का, जो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि अल्लाह ताला इनके गुनाहों से सरफे नजर करेगा। आखिर उसने जो अलाव दोज़ख में जला रखा है, उसके लिए ईंधन का बंदोबस्त भी तो कर रखा है ना। यही लोग होंगे जो बेहतरीन ईंधन साबित होंगे। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें की, और ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह उन्होंने पुलिस ऑफिसर की बात की, मेरे ख्याल में तो पूरा माशरा इस वक्त जो है वो बीमार है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, और तंदुरुस्त माशरा नहीं है। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई चीज़ भी है, जब तक वो आपकी पाक कमाई नहीं है, आप गरीबों पे खर्च करें। अगर हराम की कमाई से गरीबों पे खर्च करेंगे तो जिस तरह अभी बताया गया इस रिपोर्ट में कि उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है। मगर सबसे पहले अपना ही जो आपकी आमदन है वो देखनी चाहिए कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो इनकम कहाँ से है, वो पाक कमाई है। उसी में से फिर आपको ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खर्च करो, गरीबों पे करो, यतीमों पे करो, सब पे करो। इसलिए थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इस बात को थोड़ा बढ़ाने के लिए अभी आप देख लें, कल जो बिल पास हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें अपोजिशन ने जनाब वहाँ से कहा कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और बड़ा जो भी लोग वहाँ पे थे उन्होंने वो बिल पास कर लिया। मैं कल भी आपको इस पे बताई थी बात। अब जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने जनाब ये कह दिया कि हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे। बिलावल ने कह दिया, और दूसरे लोग भी ये शोर डाल रहे हैं। कोई चीज़ भी पाकिस्तान के लिए बेहतर होती है तो ये नया काम शुरू हो जाता है, और जो अदालतें हैं वो मेरा ख्याल इन लोगों पे ज़्यादा टाइम लगा रही है, इनके केसों पे ज़्यादा वक्त लगता है, इनके जो केस है उन पे अखराजात भी ज़्यादा आते हैं, और आपके सामने है कि जिसकी वजह से दूसरे केस जो है पड़े रहते हैं। कोई गरीब है, अमीर है, वो तल्लक नहीं है, मगर गरीब जो है वो रुल जाता है वहाँ पे, सबको इल्म है। अब जो बिल पास किए गए उनकी बात करेंगे तो मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जो जब पाकिस्तान बना तो उन कवानीन का कोई जिक्र नहीं था वहाँ पे। लोग बातें तो करते हैं कि हमें वो पहले वाला पाकिस्तान चाहिए, कायद आज़म वाला पाकिस्तान चाहिए, मगर इस तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। ये जितने मर्जी बिल पास कर ले, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का कहा जा, ब्रेक के बाद इस पर मैं बात करूँगा कि जब तक एक बिल जो है वो ये पास नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ना तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, ना लोगों को वसूलत मिलेगी।
ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो बिल पास किए जाते हैं इससे कोई आवाम को फ़ायदा पहुंचता है? कोई कानून साजी ऐसी नज़र आपको आ रही है जिसके मुताबिक आइंदा आवाम को कोई इंसाफ मिलेगा? कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं? ये कहा गया कि जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं उनको वोट का हक भी दिया गया है। आज तक जो पाकिस्तान में लोग वोट डालते हैं, जो वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तो फैसला नहीं हो सका कि यही मुसीबत पड़ी रहती है कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि जो इलेक्शन का तरीका है, अगर ये ठीक कर भी ले उसके बावजूद प्रॉब्लम ये है कि जो गाँव के गाँव है, जो दीनी जमातें हैं, वो जिसको कहते हैं वो वोट दे देते हैं। अवाम को शौर नहीं है, अवाम को अकल नहीं है, अवाम में समझ नहीं है। वोट भी डालना है, वोट के बगैर आप गवर्नमेंट भी नहीं बना सकते। मगर उनमें पहले तो शौर कौन पैदा करेगा? उनको कौन बताएगा कि वोट है क्या? आप देखिए, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, वहाँ पे कई लोगों को पता ही नहीं पाकिस्तान के सदर का नाम क्या है, कई लोगों को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नहीं पता, किसी को पंजाब के वज़ीर आज़म का नहीं पता। और अगले दिन एक बंदे से पूछा जा रहा था कि पाकिस्तान के सूबे कितने, कहता 9। वो अपने शहर मिला के पास आस जितने भी थे उनका नाम ले रहा था। अवाम को पता ही नहीं इन चीज़ों का। मैं ठीक आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ अवाम को नहीं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको भी पाकिस्तान के जो कोई ऐसी तरीकी चीज़ पूछ रहे हैं तो उनको भी नहीं पता। एक तरफ ये कहते हैं जी हम तालीम में बहुत आगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके पास तालीम भी नहीं, इनके पास पता भी नहीं कि क्या हालात हो रहे हैं। और एक लोगों को दिखाने के लिए ये बिल पास कर लिया, वो बिल पास कर लिया, और फिर दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो साथ नहीं देगी, तो सिस्टम कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा? कभी अवाम ने जो गौर किया कि इन लोगों ने कभी अवाम के लिए कुछ फैसले किए हों जो अवाम को फ़ायदा दे? अपने वोट के लिए तो ये हर एक के घर घर जाते हैं, हर एक के पास जाते हैं, मगर इस तरफ कभी भी आप देखेंगे इन्होंने गौर नहीं किया। कभी किसी सियासतदान का बेटा आपको गरीब नज़र नहीं आएगा, कोई मुझे दिखा दे। कोई ये जो एक्टर है वो तो गरीब नज़र आ जाएगा आपको जी, उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट ने 3 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, 5 लाख का कर दिया, उसको 10 लाख रुपए दे दिए। कोई सियासतदान ऐसा मुझे बताएं आज तक जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया और जिसने मुल्क की खिदमत की है? क्योंकि सियासतदान गरीब हो ही नहीं सकता पाकिस्तान, उसको पूछने वाला कोई नहीं, उससे कौन हिसाब लेगा? आप गौर करें इस बात पे। अगर कोई गरीब सियासतदान आ भी जाता है तो उसको ठिकाने लगा देते हैं, उस पर केस डाल डोल के उसको, क्योंकि ये उनको पता है ये गरीब आया, ये कोई अच्छी बात करेगा तो हमें ये लगेगी नहीं। आपके सामने वो दस्ती आया था, बाद में पता ही नहीं उसके साथ क्या क्या किया, कितना जुल्म हुआ, जेल में क्या हुआ, और फिर वोट भी, वो इलेक्शन भी हार गया। नाज़रीन, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, माशरे में जब तक आप बिल्कुल वो वाला पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पे बनाया गया था वो लेके नहीं आएंगे, उसकी बुनियाद ठीक नहीं करेंगे, आप पार्लियामेंट में 25 से 30, 50, 100 जितने मर्जी बिल मंजूर करते रहे। जब तक आप सियासतदानों को ये शऊर नहीं आएगा कि इस बिल का मकसद क्या है, खाना पूरी करने के लिए आप लोग आ जाते हैं, आपको दिलचस्पी नहीं है। जब भी कोई इजलास होता है फिर वहाँ पे हो सकता है लालच भी दिया जाता हो कि आपका जनाब, जिस तरह बलूचिस्तान में आए दिन मसला बना रहता है, कराची में बना रहता है, फिर गवर्नमेंट उनको साथ मिला के कहती जनाब आपके मुतालबात हम मान लेते हैं, हम आपसे बैठ के बात करते हैं। ये बात करते करते 3.5 साल गुजर गए और अगले भी जो टाइम है वो गुजर जाएगा। ना तो पाकिस्तान ने तरक्की की, क्योंकि इनके अपने इतने मसाइल हैं, सियासी जमातों के अपने बड़े मसले हैं। आपके सामने जितनी बड़ी बड़ी अदालतें हैं वो इन्हीं के केस जो है वो देखती हैं, इन्हीं पे टाइम ज़ाया होता है, इन्हीं पे पैसा खर्च हो रहा है, जिस तरह मैं बताया। आम आदमी के लिए तो ये चीज़ें नहीं बनी हुई। और जिस तरह पहले हिस्से में
आपको बताया गया कि हर चीज़ में बेईमान, फ्रॉड, हर चीज़ में कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आज वो भी फ्रॉड, पैसे दे के नेकियां खरीदने के चक्कर में है कि शायद खुदा ताला भी देख रहा है कि खुदा ताला का भी नाउज़ुबिल्लाह यही है कि जो फ्रॉड के ज़रिए वो अपने आप को मुतमिन कर रहे हैं, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए होता है ये सब कुछ। अल्लाह को तो पता है ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, और ये चीज़ें पाकिस्तान के माशरे को भी बर्बाद कर दी, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया, और लोग जो हैं वो अपना परेशान है, मगर कोई रास्ता नहीं है, किधर जाएं। ये मैंने थोड़ा सा बात बताया, अब कुछ यूरोप की बात करेंगे, कुछ दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जर्मनी में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और यहाँ आप आपोथीके से, मेडिकल स्टोर से मेरा ख्याल हफ्ते में एक दफ़ा जाके फ्री वो टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि पहले उस पर पैसे थे, पैसे तो अभी भी हैं मगर सहूलत दी जा रही है। और जो जर्मन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। एक चीज़ और इसमें सामने आई कोरोना वायरस से, एक तो स्कूल, बच्चों के स्कूल की बताया जा रहा है, एक जो हॉलीडे पे लोग गए थे मुख्तलिफ ममालिक में, वो जब वापस आए हैं तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम बनी है। इंग्लैंड भी जर्मनी के बारे में खबरें दे रहा है, परेशान है। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ सफ़र पे दोबारा कोई ऐसे मसाइल खड़े हो जाएं, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। और जो 50 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको तीसरी वैक्सीन भी अब लगनी शुरू हो गई है, और वैक्सीन की वजह से अमवात में कमी आई है। मैंने जर्मनी में इसलिए बात की, मैं खुद आजकल जर्मनी में मौजूद हूँ, तो मेरा मुख्तलिफ जब लोगों से रब्ता हुआ है तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं, वो डर रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगवा दी तो जिस तरह सोशल मीडिया पे और शोर शराबा है कि 2 साल में बंदा मर जाएगा, तो उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तो अब जिन्होंने नहीं लगवाई, सोचने वाली बात है, मर तो कोई भी सकता है, दूसरे को तो वो 2 साल कह रहे हैं, जिसने नहीं लगवाई वो पहले भी मर सकता है। इसलिए जो गवर्नमेंट के कवानीन है जिस तरफ तो जो दिलाई जा रही है, वो मेरा ख्याल उनको गौर करना चाहिए। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि जनाब जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाते उनको फिर जब कहीं पे ट्रैवल करना होता है वहाँ पे टेस्ट वगैरह जो है काफ़ी महंगे हैं उनके, और वो हर दफ़ा ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी होटल में या कहीं जाना भी है, तो मैं कल देख रहा था, सुन रहा था कि वहाँ भी वैक्सीन का जनाब आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या डबल वैक्सीन के लिए। मैं जर्मनी से उस दिन आया तो मेरे ज़हन में था कि पता नहीं, अब मैंने वो लोकेटेड फॉर्म पुर कर लिया है, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे ईमेल आई कि आप जनाब जो डबल वैक्सीन लगवाई हुई है आपने, उसका पेपर हमें भेजें और वो ईमेल करें हमें। फिर वो ईमेल उनको किया। तो जो जर्मन गवर्नमेंट है, जो जर्मन जो गेज़ुंडheit समट उसकी नज़र है मुकम्मल तौर पे इस पर कि लोग जो हैं वो सफ़र करके यहाँ आ रहे हैं, तो वो अपनी पेपरी कार्रवाई जो है वो पूरी करें। लोकेटेड फार्म का मैं थोड़ा सा बता दूं, जो लोग वहाँ से यूरोप या दूसरे ममालिक से जर्मनी में आ रहे हैं, अब इस वक्त वो वहाँ से तो नहीं पहुँचते, मगर जैसे ही आप जर्मनी में दाखिल होते हैं तो वहाँ एयरपोर्ट पे उसके बगैर वो जाने नहीं देते, और वहाँ उन्होंने फिर इंतज़ाम किया हुआ, टेबल लगाया हुआ है, वहाँ जाके फॉर्म पड़े हुए हैं, वो कहते हैं जनाब इनको पुर करो। बेहतर ये है कि ऑनलाइन करके आ जाएं, वरना आपके 15, 20, 25, 30 मिनट यहाँ भी गर्क हो जाएंगे, आपका वक्त जो है आप बचा सकते हैं। और जिसके पास डबल वैक्सीन है वो भी सर्टिफिकेट साथ लेके आए, उसके बगैर आपको वो दाखिल नहीं होने देंगे जर्मनी में। जहाँ तक वहाँ लंदन का मैं बता दूँ, वो इतने गौर से नहीं देख रहे यूरोपियन पासपोर्ट जिनके पास है, वो कहते जी दिखाते जाओ और हल्की सी नज़र लगाते हैं, ना नाम पढ़ते हैं, मगर कोई ऐसा काम ना करें। क्योंकि मेरे इल्म में यहाँ यूरोप में तो नहीं मगर दूसरे ममालिक में मलेशिया वगैरह से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी गलत सर्टिफिकेट देते पकड़े गए और उनको अब सजा भी हो रही। तो कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि चलाकी इशारी जो है वो नहीं दिखानी। यहाँ पे जर्मनी में 25,000 यूरो तक आपको जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल ठीक एड्रेस लिखें, अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें
और जब आप इंग्लैंड जाएं तो वहाँ भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें, और 19 पाउंड में अब आप वहाँ की किट जो है वो बुक करवा सकते हैं। ये सहूलत गवर्नमेंट ने दे दी है। और ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में रहे, और लोग पूछते भी रहते हैं। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही बहुत है नाज़रीन। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। जुड़े रहे 9 न्यूज़ TV इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।